हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिजाइनिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। तो वेब डिजाइनिंग की सीरीज में हम हमारी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं HTML। HTML के अंदर हमने सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक्स आपको दिख रहा होगा, इंटरव्यू क्वेश्चन। तो अभी तक हमने HTML के बारे में समझा, HTML क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप सीख लिया है। अगर अभी तक आपने HTML की सीरीज़ आपने नहीं वॉच की है तो चैनल पे जाके आप HTML की सीरीज़ को वॉच करिए, उसके बाद ये इंटरव्यू क्वेश्चन का वीडियो देखिए। ओके, तो अगर आपको HTML आता है तो फिर भी आप ये इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम HTML के अंदर जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि ये इतना आप मतलब कि लर्न कर लो तो आप HTML में इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, लेकिन इसमें जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो जनरली पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इंटरव्यू कैसे, आपको अगर कोई क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यू में तो आपको आंसर भी कैसे करना है, मैं वो भी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर एंड तक आप देखना कि कोई क्वेश्चन आपका रह ना जाए। इसमें मज़ा और भी आने वाला है कि मैं आपको क्वेश्चन करूंगा और आपको आंसर देना है। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम अगेन। तो अब हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है, आप स्टेप बाय स्टेप लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक HTML का क्वेश्चन पूछते हैं जनरली कि व्हाट इज़ HTML। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। कोई अगर आप फ्रेशर हो तो ज़रूर पूछेंगे आपसे, अगर आप फ्रेशर नहीं हो, आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम है चांसेस कि आपको पूछेंगे व्हाट इज़ HTML। ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको फ्रेशर्स, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो अगर आप फ्रेशर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हो, फ्रेशर हो, तो आपको 80 से 90% ये क्वेश्चन तो पूछने वाले हैं, व्हाट इज़ HTML। ठीक है, तो आप अब स्क्रीन को पॉज करिए और अभी तक अगर आपने वीडियो को सीरीज आपने वॉच की है मेरी, तो आप इसका आंसर देने का ट्राई करिए कि व्हाट इज़ HTML। स्क्रीन को पॉज करिए और थोड़ा सोचिए कि क्या अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा तो आप क्या आंसर दोगे। ठीक है, आपको वही आंसर देना है जो सीखा है आपने। ठीक है, उसका आंसर मैं भी आपको देता हूँ। स्क्रीन को पॉज करिए और आप आंसर देने का ट्राई करिए। आई होप कि आपने स्क्रीन पॉज की हो, नहीं की है तो ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि HTML क्या होता है। अगर कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ HTML, तो HTML को आप सिंपल, आप फ्रेशर हो या कोई भी हो, एक्सपीरियंस हो, आपको जनरल एकदम टर्म्स में आंसर देना है कि HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो क्या यूज्ड होती है? HTML यूज्ड होती है एक स्ट्रक्चराइज रहने, वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए हम HTML को यूज़ करते हैं। आपको कोई टेक्निकली आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, कि HTML इज के एक स्ट्रक्चराइज, मतलब कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक आप सिंपल सा आंसर दे सकते हो। वैसे तो HTML बहुत चीज़ें हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपको इतना टाइम नहीं देंगे कि आप उसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन करो। एक शॉर्ट में आपको देना है कि व्हाट इज़ HTML। तो HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम उसका यूज़ करते हैं वेब का स्ट्रक्चराइज, मतलब कि वेब का स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए। हेल्प ऑफ फिर टैग्स एक्स्ट्रा आप दे सकते हो कि हाँ हेल्प ऑफ टैग्स है। ठीक है, फिर इतना सुनने के बाद वो जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो उसको सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, ठीक है, वो अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। What is the purpose of the alt attribute in the HTML? मतलब कि alt attribute आता है HTML के अंदर, उसका पर्पस क्या है? मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, स्क्रीन को पॉज करिए और आंसर देने का ट्राई करिए कि क्या है alt attribute, हम कहाँ यूज़ करते हैं और उसका पर्पस क्या है। स्क्रीन को पॉज करिए। तो अब मैं आपको आंसर देता हूँ कि मतलब कि व्हाट इज अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं इमेज टैग के अंदर। ठीक है, तो आपको आंसर भी ऐसा देना है कि अल्ट एट्रीब्यूट का यूज हम इमेज के लिए, इमेज टैग के अंदर यूज़ करते हैं। उसका पर्पस ये है कि इमेज का एक नेम देता है वो अल्ट एट्रीब्यूट। अगर आप ब्राउज़र पे रन कर रहे हो और ब्राउज़र पे कोई इमेज शो नहीं हो रही है, तो अल्ट एट्रीब्यूट में जो भी नाम दिया होगा वो वहाँ पे
शो करेगा। तो अल्ट एट्रीब्यूट एज अ एक इमेज का एक नाम देता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अल्ट एट्रीब्यूट देते हैं तो एसईओ के लिए भी बहुत बेटर है। अगर आप ऐसा आंसर भी आप देते हो तो जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसको एक अच्छा फील होगा कि ओके ये काफ़ी अच्छा जानता है, ठीक है, या जानती है। तो अल्ट एट्रीब्यूट को हम इमेज के लिए यूज़ करते हैं और उसका पर्पस ये है कि इमेज का एक नाम देता है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एसईओ के लिए वो बेस्ट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचटीएमएल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो आप कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एचटीएमएल टैग्स, मतलब कि एचटीएमएल के अंदर कौन कौन से टाइप्स के टैग्स आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछेगा ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचटीएमएल, अगर आपको पता है तो आप स्क्रीन को पॉज करके सोच सकते हो। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट देता हूं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एचटीएमएल टैग्स, मतलब कि एचटीएमएल के अंदर कौन कौन से टाइप्स के टैग्स होते हैं वो डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं कि आप देखिए इस टाइप के उसके टैग्स होते हैं। एक स्ट्रक्चरल टैग्स होता है, हेडिंग टैग्स हो गया, फॉर्मेटिंग टैग्स हो गया, लिंक टैग हो गया, इमेज मीडिया टैग्स हो गया, लिस्ट टैग, टेबल, फॉर्म, सिमेट्रिक टैग, ये हमने रीड किए। तो यही होता है टाइप्स ऑफ, अगर पूछता है कि एचटीएमएल के अंदर कौन कौन से टाइप्स के टैग्स होते हैं तो ये टैग्स के टाइप हैं कि हाँ स्ट्रक्चरल टैग हो गया, हेडिंग हो गया। अब स्ट्रक्चरल के अंदर क्या क्या होता है, जैसे HTML का एक टैग हो गया, HTML जो लिखते हैं वो नाम हो गया, फिर हेड टैग हो गया, बॉडी हो गया, ये सब स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर बनाता है, उसके लिए कौन से टैग्स है वो हेड हो गया, बॉडी हो गया। फिर हेडिंग टैग्स है, हेडिंग में आपको पता है H1 H2 H3 ये सब हेडिंग टैग्स है। फॉर्मेटिंग टैग्स मतलब कि इटालिक करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, सब फॉर्मेटिंग टैग्स को फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है। लिंक टैग्स जो लिंक देने के लिए, इमेज मीडिया टैग इमेज बनाने के लिए, मीडिया मतलब वीडियो ऑडियो के लिए। लिस्ट टैग है जिसके अंदर अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट आती है, ठीक है। टेबल्स टैग है, टेबल के अंदर भी टेबल टैग आपने देखा तो टेबल्स भी एक टैग है। फॉर्म टैग्स है, सिमेंटिक टैग्स है, सिमेंटिक टैग्स है। तो ये सारे टैग्स के स्ट्रक्चर है। आप इसमें से ऐसा जरूर नहीं कि आपको 9 के 9 दो, ठीक है। आपको आंसर भी ऐसा नहीं देना है कि पहला स्ट्रक्चरल टैग है फिर हेडिंग टैग है, इस तरह से आपको नहीं दे रहा। अगर वो सामने आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको एक कॉन्फिडेंट से आप 3 से 4 भी बता दोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि ओके पता है। जस्ट इंटरव्यू में इस तरह से ही वो नॉलेज जानना चाहते हैं कि आपको टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं। तो ये चीज़ है, तो आपको 9 के 9 याद करने की जरूरत नहीं है और आप अगर प्रैक्टिस आपने कर लिए तो अच्छे से आप उसको आंसर दे सकते हो। तो ये कुछ टैग्स है, उसमें से 3 से 4 भी आप अच्छे से दे देते हो तो सामने वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। हमने कवर किया चौथा क्वेश्चन। अगला है हमारा व्हाट आर द सिमेंटिक HTML टैग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे भी पूछा गया था कि व्हाट आर द सिमेंटिक HTML टैग्स, ठीक है। मुझे इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे तो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि सिमेंटिक टैग्स मुझसे पूछा था कि व्हाट इज़ अ सिमेंटिक टैग, ओके। तो मैंने आंसर दे दिया था ओके। तो सिमेंटिक टैग आप स्क्रीन को पॉज करिए और सोचिए कि कौन कौन से हमने लर्न किए हुए हैं इस चैनल पे। तो सिमेंटिक टैग्स कौन कौन से हैं, स्क्रीन को पॉज करिए और याद करिए, ओके। तो सिमेंटिक टैग्स वो थे जो अगर ऐसा पूछते हैं कि व्हाट आर द सिमेंटिक HTML टैग्स, ठीक है, ऐसा पूछते हैं HTML के अंदर सिमेंटिक टैग्स कौन से होते हैं। सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, जैसे हेडर फुटर, जो एक उसका एक रोल होता है, डिफाइन करते हैं कि हेडर से हमको पता चल रहा है कि हेडर टैग हम लेते हैं तो उसके अंदर हेडर हम बना रहे हैं, फुटर ले रहे हैं तो फुटर बना रहे हैं, और साइड टैग है तो साइड बार कुछ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब थे सिमेंटिक HTML के टैग्स थे, ठीक है। जैसे बोल्ड के लिए बी भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो स्ट्रॉन्ग क्या एक सिमेंटिक टैग है, ठीक है, जिसका कुछ एक पर्पस होता है जिससे हमको पता चल रहा है, उसका टैग नाम लेने से ही पता चलता है कि वो। तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हो। सिमेंटिक टैग्स ये सब होते हैं, जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, उसका एक मीनिंग होता है तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक टैग। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो सामने वाले को कि सिमेंटिक टैग यूज़ करने का पर्पस होता है कि एक एसईओ, एक अब हम वेबसाइट बना रहे हैं तो एसईओ के लिए बहुत अच्छा होता है, जो गूगल पे क्राउल करने के लिए सबके लिए बहुत अच्छा होता है कि हम सिमेंटिक को यूज़ करें, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ द डॉक टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। ये हमने देखा था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आता हूँ और ये देखिए डॉक टाइप डिक्लेरेशन। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन आपको आंसर देना है कि एक डॉक्यूमेंट का टाइप बताने के लिए, डॉक टाइप मतलब कि डॉक्यूमेंट का टाइप बताने के लिए डॉक टाइप का यूज होता है। इसमें क्या है, व्हाट
इज द डॉक टाइप डिक्लेरेशन। तो व्हाट इज इट, तो डिक्लेरेशन का मतलब जो है कि ये डॉक टाइप बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट HTML के किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, HTML का डॉक्यूमेंट है, किस टाइप का ये डॉक्यूमेंट है, ब्राउजर को बताने के लिए, ठीक है, ना कि डेवलपर को, ब्राउजर को बताने के लिए, क्योंकि ब्राउजर को नहीं पता है कि आप क्या बना रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए हम डॉक टाइप लेते हैं जिससे ब्राउजर को पता चले कि आप ये डॉक्यूमेंट है किस टाइप का है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इस तरह से देना है। अगला बढ़ते हैं, व्हाट आर द फॉर्म इन HTML। फॉर्म्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जनरली, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले हमने 4 पार्ट में इस फॉर्म को कवर किया हुआ है, ठीक है, तो हमने उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्म्स टैग्स क्या होता है, आप उसका आंसर कैसे देना है कि फॉर्म एक टैग ऐसा, फॉर्म का HTML के अंदर यूज क्यों होता है, ठीक है। तो आपको आंसर इस तरह से देना है कि हम वेब पेज के अंदर फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, तो हमको यूज़र का डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि कोई भी वेबसाइट्स हो गई, ठीक है, तो वेबसाइट हो गई उसके अंदर हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और फॉर्म का डेटा को, यूज़र का डेटा मतलब कोई साइट पे विजिट कर रहा है तो उसका अगर वो फॉर्म भर रहा है तो उसका यूज़र का डेटा को कलेक्शन के लिए हम फॉर्म का यूज़ करते हैं कि व्हाट आर द फॉर्म इन HTML। तो बस यही है कि फॉर्म मतलब कि हम यूज़र का डेटा ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा यूज़र, ठीक है, डेटा कलेक्शन करने के लिए हम फॉर्म यूज़ करते हैं। जरूरी नहीं कि यूज़र का, मल्टीपल डेटा कलेक्शन के लिए, कोई लीड्स का फॉर्म, लीड्स की कोई वेबसाइट है तो लीड्स जनरेशन के लिए, तो ये आप इस तरह से आंसर दे सकते हो कि डेटा को कलेक्शन करने के लिए हम फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। What are the different form input type in HTML? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि आपको पूछते हैं कि आप फॉर्म के अंदर जो इनपुट टाइप्स हैं कौन कौन से होते हैं। तो हमने फॉर्म का वीडियो था उसमें कवर किया हुआ था कि मतलब इनपुट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आपको ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको 4-5 भी बता सकते हो। जैसे कि इनपुट टाइप्स के जो होते हैं वो कैसा कि टेक्स्ट हो गया, कि फॉर्म के लिए हम फॉर्म जब बनाते हैं उसको टैक्स किसके लिए यूज़ होता है कि टैक्स लिखने के लिए, टैक्स हो गया। फिर सेकंड आप ले सकते हो नंबर है, ईमेल है, रेडियो है, चेक बॉक्स है, ये सब उसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो यही टाइप्स हैं, तो आप इसमें से 5-6 भी बता दोगे तो सामने वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, ओके इसको आता है, ठीक है। तो यही है इसका क्वेश्चन कि टाइप्स कौन से हैं HTML के अंदर, यही है कि टैग्स, नंबर, ईमेल, ये सब उसके टाइप्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द मेटा टैग्स इन HTML, ठीक है। इसका भी हमने कवर किया हुआ है ट्यूटोरियल के अंदर कि मेटा टैग्स क्या होते हैं। तो मेटा टैग्स वो चीज़ होती हैं, एक जो भी हम बना रहे हैं, ठीक है, कोई हम वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर मेटा बनाने के लिए कि ये किसने बनाया है, ठीक है। मेटा में के अंदर ऑथर होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, फिर मतलब कि पूरा किसने बनाया हुआ है वेबसाइट, वो सब कुछ एक मेटा के अंदर डिफाइन करते हैं। और कहाँ लिखते हैं, हेड टैग के अंदर। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से देना है कि हम हेड टैग के अंदर मेटा को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेटा को आप हेड टैग के अंदर लिखते हैं, और उसका पर्पज़ ये है कि आप पूरा डॉक्यूमेंट को या फिर पूरा जो भी वेबसाइट है वेब का अंदर या फिर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो एक मेटा बनाता है। मेटा टैग्स मतलब कि उसके अंदर हम टाइटल दे सकते हैं, ऑथर दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के किसने बनाया, तो एक बताता है कि एक वो एसईओ के लिए बेटर होता है कि एसईओ मतलब डॉक्यूमेंट, मतलब कि गूगल पे जब क्राउल कर रहे हैं तो वो सब मेटा को मतलब फाइंड करते हैं। तो मेटा के अंदर आपने जो लिखा होगा तो गूगल वहाँ से रीड करता है, तो इसके लिए हम मेटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप एक और स्लाइड है, यहाँ पे हम करते हैं, एक और है, व्हाट इज़ द आई फ्रेम टैग यूज्ड फॉर। मतलब आई फ्रेम टैग आपको पता होगा, आई फ्रेम का टैग को हम यूज़ क्यों करते हैं। तो आपको आंसर इस तरह से देना है कि आई फ्रेम का यूज़ हम एक्सटर्नल की कोई चीज़ को शो करने के लिए, कोई एक्सटर्नल पेज की चीज़ हमारे वेब पेज पे शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट तरीके से। जैसे कि कोई यूट्यूब का वीडियो है तो उसके लिए हम आई फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं, कोई वीडियो है तो उसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल वेब पेज है तो उसको हम आई फ्रेम के अंदर बना के यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है कि व्हाट इज अ आई फ्रेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट इन HTML।
ये क्वेश्चन तो आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करिए और आप इसका आंसर दीजिए। मैं हिंदी में भी बता देता हूँ कि इसका क्वेश्चन का मतलब है कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। ये तो आपको अगर ये नहीं आता ना तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट वापस से कर दीजिए और एंड तक देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है और ये आपको अभी आना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करिए और सोचिए इसका आंसर क्या है। आई होप कि इसका आंसर आपने दिया है। जिन लोगों ने नहीं दिया है ना तो आप जाइए और वीडियो को वॉच पार्ट 1 से स्टार्ट करिए। तो मैं आंसर भी दे देता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स। तो ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स का डिफरेंस ये है कि ब्लॉक एक पूरा मतलब कि ब्लॉक लेवल मतलब कि H1 है, H2 है, सब पूरा एक विड्थ डिफाइन करता है कि H1 पूरा ब्राउज़र जो वेब पेज की है पूरी विड्थ डिफाइन करता है ब्लॉक लेवल, और इनलाइन उतनी ही स्पेस लेता है जितना उसका टैग के अंदर कंटेंट है। लेकिन ब्लॉक लेवल के जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक फुल विड्थ में होते हैं और एक न्यू लाइन जनरेट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो आपको बताना भी है कि जैसे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो होते हैं जैसे H1 है, H2 है, H3 है, फिर P टैग है, ये सब ब्लॉक लेवल है जो पूरा ब्लॉक कवर करते हैं वेब पेज का। और इनलाइन एलिमेंट्स उतना ही कवर करते हैं जितना उनका कंटेंट है, जैसे कि A टैग हो गया, इमेज टैग हो गया। तो इस आपको टैग्स बता के एक्सप्लेन करना है सामने वाले को, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। और अगला है व्हाट इज द यूज द टारगेट एट्रीब्यूट इन ए लिंक, ठीक है। तो ए टैग जो हम लिंक टैग है उसके अंदर हम एक टारगेट एट्रीब्यूट लेते हैं, ठीक है। तो वो किसके लिए यूज होता है? तो टारगेट एट्रीब्यूट किसके लिए यूज होता है उसका मैं आंसर देता हूं कि टारगेट के लिए जैसे हमने कोई लिंक तो दे दी, लेकिन आपको वो लिंक पे क्लिक करके कैसा परफॉर्म करना है उसके लिए हम टारगेट एट्रीब्यूट देते हैं। टारगेट मतलब कि आपको क्लिक करे तो कोई ब्लैंक पेज में जाए या फिर कोई सेल्फ में जाए या पेरेंट पे जाए, तो ये सब उसके एट्रीब्यूट्स के कुछ वैल्यू हैं। तो ऐसा पूछते हैं कि टारगेट के एट्रीब्यूट की वैल्यू कौन कौन सी है, जैसे कि ब्लैंक हो गया, फिर सेल्फ हो गया, पेरेंट हो गया। तो ये सब उसके एंकर टैग के अंदर टारगेट एट्रीब्यूट है। तो यूज़ क्यों करते हैं कि अगर आप ऐसा आंसर देना चाहिए आपको कि अगर हम टारगेट के अंदर वैल्यू देते हैं ब्लैंक, तो आपको अगर कोई ब्लैंक मतलब कि कोई न्यू पेज पे ले जाना हो, उस ऐसा आपको कोई सिनारियो है कि आपको बटन पे क्लिक करें और न्यू पेज पे रीडायरेक्ट होके वहाँ पे शो करे, तो उसके लिए हम टारगेट का यूज़ करते हैं जिसमें हम ब्लैंक वैल्यू रखेंगे तो वो एक क्लिक करने पे ब्लैंक पेज पे जाएगा। सेल्फ लिखेंगे तो सिर्फ सेल्फ उसी पेज पे क्लिक करेगा और रीलोड होके उसी पेज पे आपको नया पेज दे देगा, ठीक है। तो ये हुआ टारगेट एट्रीब्यूट। What is the difference between the get and post method in the HTML फॉर्म? ये भी बहुत पूछा जाता है कि HTML के अंदर हम फॉर्म यूज़ करते हैं उसके अंदर मेथड होती है गेट और पोस्ट, तो उसके अंदर डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको सिंपल अच्छे से देना है कि गेट एट्रीब्यूट, अगर गेट मेथड हम यूज़ करते हैं, मेथड के अंदर गेट वैल्यू यूज़ करते हैं, तो वो उसके अंदर कोई भी फॉर्म भरेगा ना तो URL पे उसका पूरा वैल्यू आ जाएगा। जैसा हमने, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं आंसर, क्योंकि इसके अंदर मैं प्रैक्टिकली कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट क्वेश्चन आंसर ही कर रहा हूँ। अगर आपको जानना है तो आप फॉर्म का वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि गेट एंड पोस्ट मेथड क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा थियरिकल से ही मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपका आंसर ऐसा देना है कि फॉर्म टैग के अंदर हम मेथड रखते हैं गेट। तो अगर कोई यूज़र फॉर्म फिलअप कर रहा है तो URL पे उसका डेटा शो होगा, ठीक है, शो होगा डेटा कि अगर आपने जो भी वैल्यू URL पे डेटा शो होगा वो एक सिक्योर पर्पस से ठीक नहीं है। अगर लेकिन हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं तो कोई भी फॉर्म भर रहा है तो उसका डेटा URL पे शो नहीं होगा, वो एक सिक्योर मेथड है, ठीक है। तो डिफरेंट इसमें यही है कि मतलब गेट करेंगे तो डेटा दिखेगा और पोस्ट मेथड करेंगे तो ऊपर URL पे डेटा शो नहीं होगा। आप अगर डिज़ाइनर और फ्रंट एंड तो इसके अंदर आपको इतना ही तरीके से आंसर देना है। बाकी ऐसा भी है कि गेट कब यूज़ करना चाहिए, पोस्ट कब यूज़ करना चाहिए, वो एक बैकएंड पार्ट हो गया। अगर कोई बैकएंड डेवलपर है उसको किस तरह से मेथड आपसे करवानी है तो वो आपको रिक्वायरमेंट दे देगा कि फॉर्म तो बनाओ लेकिन उसमें मेथड आप गेट दे देना, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप अगर आप वेब डिज़ाइनर हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से आंसर दोगे तो वो एक सेटिस्फाई आंसर होगा। अगला बढ़ते हैं, व्हाट इज अ डिफरेंट बिटवीन बी एंड स्ट्रॉन्ग टैग। स्क्रीन को पॉज करिए और इसका आंसर देने का ट्राई करिए, क्योंकि ये सिंपल सा भी है और आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पॉज करने का बोल रहा हूँ कि बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में क्या डिफरेंट है। तो इसका आंसर मैं देता हूँ कि बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में आपको आंसर ऐसा देना है कि बी और स्ट्रॉन्ग में वैसे
उसका जो रिजल्ट है उसमें तो कोई डिफरेंट नहीं आता है कि वो दोनों का काम है कि टैक्स को बोल्ड करने के लिए। बी टैग भी अगर आप लिखते हो बी टैग के अंदर तो वो टैक्स भी बोल्ड हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग में लिखोगे तो वो भी बोल्ड हो जाएगा। तो उसके रिजल्ट में तो कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन डिफरेंट ये है कि बी टैग एक नॉन सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक टैग है, और स्ट्रॉन्ग है वो एक सिमेंटिक टैग है। ठीक है, तो मतलब कि सिमेंटिक टैग से ये स्ट्रॉन्ग, अगर आप स्ट्रॉन्ग के अंदर कोई टैग्स को बोल्ड करते हो तो वो एक एसईओ पर्पस से अच्छा है, ना कि हम बी टैग को यूज़ करें। लेकिन अभी HTML5 के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग आया हुआ है, सिमेंटिक टैग आए हुए हैं, तो उसको हम यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। तो आपको इस तरह से आंसर देना है कि दोनों की तरफ से कोई डिफरेंट, मतलब रिजल्ट में तो डिफरेंट नहीं है, लेकिन दोनों का पर्पस में थोड़ा ऐसा डिफरेंट है कि एसईओ के लिए बेस्ट होता है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो एक सिमेंटिक टैग है। तो सिमेंटिक टैग को हेल्प ऑफ से आप कोई वेब पेज बना रहे हो तो वो बहुत एक अच्छा मेथड है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना है बी टैग और स्ट्रॉन्ग के अंदर। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन हेड एंड बॉडी टैग? तो हेड और बॉडी टैग्स के अंदर क्या डिफरेंट है वो आपको यहीं बता देता हूँ कि हेड और बॉडी, हेड के अंदर क्या होता है, हम मेटा को डिफाइन करते हैं कि उसका पूरा डॉक्यूमेंट का हेड, मतलब कि ऐसा स्टार्ट करते हैं, कोई इंसान भी होता है तो कैसा होता है, उसके ऊपर सबसे पहला हेड होता है, उसके नीचे उसका फिर मतलब चेस्ट हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, वो सब नीचे आएंगे। तो हेड मतलब यही समझ लो कि आपका एक डॉक्यूमेंट का एक सर, तो हेड हो गया। तो हेड के अंदर और बॉडी के अंदर डिफरेंट अगर आपको बताना है तो हेड के अंदर हम सारी मेटा टैग्स ये सब को डिफाइन करते हैं कि पूरे वेब पेज का हेड हो गया, कि उसका हेडिंग हो, मतलब हेडिंग नहीं सॉरी हेड हो गया, तो उसके अंदर सारा डिफाइन करते हैं किसने बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन सब कुछ हेड में डिफाइन करते हैं। और बॉडी है वो उसके अंदर हम वेब पेज के अंदर जो शो करने के लिए बताते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया, लेकिन अब आंसर अगर आप देते हो तो आप शॉर्ट में भी आंसर दे सकते हो कि हेड टैग के अंदर हम जो भी डिफरेंट ही बताना है, तो अगर आप शॉर्ट आंसर दोगे ना तो हेड टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो वेब पेज पे नहीं दिखेगा, मतलब कि वेब पेज पे रिजल्ट नहीं आता। लेकिन हम बॉडी टैग के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं वो वेब पेज पे दिखेगा। ये शॉर्ट आंसर है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली होता क्या क्या है। ठीक है, आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हो। बाकी नॉर्मल है कि हेड टैग के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे ये तो हमको वेब पेज पे कुछ शो नहीं करेगा, लेकिन बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो वेब पेज पे शो करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पे हेड और बॉडी टैग का। अगला है व्हाट इज द पर्पस द BR टैग। सिंपल सा है, आपको BR टैग का अगर कोई पूछता है, सर ये एकदम स्मॉल है लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, मुझसे पूछा था किसी ने, इसलिए तो मेरे को लगा कि मैं भी दे देता हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज़ द पर्पस BR टैग को हमको ब्रेक करने के लिए, कोई टैक्स के अंदर कोई हम बहुत सारा टैक्स लिख रहे हैं या फिर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको ब्रेक करने के लिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा भी पूछते हैं कि व्हाट आर द डेटा एट्रीब्यूट इन द HTML, व्हाट आर द डेटा एट्रीब्यूट इन द HTML। तो एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं और क्या होता है एट्रीब्यूट? तो एट्रीब्यूट का आंसर आपको ऐसा देना है कि एट्रीब्यूट वो चीज़ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कराने के लिए, कोई एलिमेंट है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करने के लिए HTML हमको एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि अगर फॉर्म के अंदर हमको जैसे काफ़ी सारे हो गए, जैसे एक्शन हो गया तो एक्शन एक एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, मेथड लिख रहे हो, मेथड के अंदर कोई वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो मेथड भी एक एट्रीब्यूट हो गया। तो एंकर टैग है, HREF है, उसके अंदर हम हाइपर टैग्स लिख रहे हैं, मतलब लिंक डाल रहे हैं, तो HREF एक एट्रीब्यूट हो गया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करवाने के लिए हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इस तरह से आप एट्रीब्यूट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन OL एंड UL टैग्स? तो इसका भी आंसर सिंपल है। OL का मतलब, UL का मतलब क्या होता है? OL मतलब ऑर्डर लिस्ट और UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। तो ये आप पहले तो आप ऐसा बोल दो कि OL मतलब ऑर्डर लिस्ट और UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। तो दोनों में डिफरेंट ये है कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम नंबर्स देते हैं, नंबर से शो करता है कि नंबर हो गया, ठीक है, फिर अल्फ़ाबेटिक दे सकते हैं। और लेकिन UL अनऑर्डर है, तो अनऑर्डर मतलब उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं आएगा, उसके अंदर ऐसा आएगा कोई मतलब कि सर्कल आ गया, बुलेट पॉइंट्स आ गया, तो इस तरह से आता है। तो ये डिफरेंट है दोनों में कि ऑर्डर मतलब ऑर्डर, आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑर्डर से पता ही चल रहा है कि ऑर्डरिंग चीज़ें होगा, जैसे 1 2 3 या फिर ABC, तो ऐसा। लेकिन ऑन ऑर्डर में वो अनऑर्डर होगा, उसमें कोई पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्या है, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है। तो मतलब अब बुलेट पॉइंट हो गया, उसके अंदर बुलेट्स हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये सब उसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। What is the difference between element and tag in a HTML? ये मुझसे पूछा हुआ था आंसर,
इस क्वेश्चन में मैं जब फ्रेशर में भी पूछा था और मैं कुछ एक्सपीरियंस हो गया था मुझे काफ़ी, उसमें भी मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि एलिमेंट और टैग्स के बीच में क्या है। मैं फ्रेशर जब था तब मैंने इसका आंसर मैं नहीं दे पाया था कि एलिमेंट्स और टैग्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। और अगर हो सकता है कि एलिमेंट्स और टैग्स के अंदर कंफ्यूज हो भी जाता है, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस हो गया था तब मैंने ये आंसर दिया था। लेकिन फ्रेशर में मैं इसका आंसर मैं दे नहीं पाया था। अगर आप स्क्रीन को पॉज करिए और इसका आंसर देने के लिए ट्राई करिए कि एलिमेंट और टैग्स के अंदर डिफरेंट क्या है, ठीक है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो टैग्स अगर बोलते हैं कि टैग्स और एलिमेंट, तो आपको मैंने ये इसका एक्सप्लेन ऑलरेडी वीडियो हमने जब HTML हम ट्यूटोरियल कवर कर रहे थे तो उसमें ये टॉपिक आया था, उसमें मैंने कवर किया था। अगर आपको पता होगा तो आप आंसर दे सकते हो। फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ कि उसके अंदर डिफरेंट ये है कि टैग होते हैं, जैसा कि हमने आपको आंसर भी इसको इस तरह से ही देना है। अगर H1 हमने लिखा और H1 को क्लोज कर दिया तो वो हुआ एक टैग। H1 H2 एक टैग हुआ। जैसे आप बोल रहे हो H1, यहाँ पे मैंने लिखा H1 हो गया, P हो गया, फिर एंकर टैग हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हुए, एक टैग। लेकिन एलिमेंट्स क्या होता है, अगर आप H1 ले रहे हो और H1 को क्लोज कर रहे हो, उसके बीच में आप कुछ लिख रहे हो कि दिस इज अ H1 टैग, तो ये हुआ एलिमेंट्स और ये हुआ टैग। तो ये डिफरेंट है ये दोनों में। देखिए, इसको बोलते हैं टैग और इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो आपको आंसर भी इस तरह से देना है कि अगर आप H1 हो गया, H2 हो गया, P हो गया, एक्सेट्रा टैग हो गए, तो वो होते हैं एक टैग। लेकिन आप कोई टैग के अंदर कोई जैसे P टैग ले लिया, उसके अंदर आपने कुछ लिख लिया और P को क्लोज कर दिया, तो वो एक हो गया एलिमेंट। तो आपको इस तरह से ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ, ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। तो ये सब क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि मुझसे छूट गए हों, लेकिन मुझे जो जहाँ से लगा कि ये सब इम्पोर्टेंट है तो मैंने इसके अंदर क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतने आपने क्वेश्चन कर लिए तो आप HTML में मास्टर हो गए, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि जो भी इंटरव्यू लेगा ना आपका, कि वो अलग अलग तरीके से लेता है। एक घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि किसी को ऐसा ही पूछ लिया कि इमेज टैग के अंदर SRC का क्या यूज़ होता है। फिर अगर ऐसा ही बोले SRC मैं ना लिखूं तो इमेज शो करेगी कि नहीं करेगी। तो जैसा आंसर, अगर एक्सपीरियंस है तो ऐसा घुमा के भी पूछ सकता है, फ्रेशर है तो शायद आपको लाइटली थोड़ा पूछे। तो इस तरह से इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं और आपको आंसर भी आपको अपने तरीके से देना है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने रट लिया और एक लाइन हेडिंग रीड कर ली और आपने उसको चिपका दिया, तो वो एक मतलब ऐसे चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि सामने वाले को अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो वो टिक टिक करता रह जाएगा, ओके ओके ओके, ठीक है। लेकिन आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे हर चीज़, तो वो एक सुनेगा और आप उसको लगेगा कि नहीं ये बंदे में दम है या ये बंदी में दम है, ये कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो आपको अच्छा सा इंटरव्यू सिर्फ ऐसा ही नहीं देना है, उसने क्वेश्चन दिया और आपने आंसर दे दिया, आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करना है वो चीज़ को। तो बहुत, और वो भी शॉर्ट में, बहुत लंबा मत जाना, नहीं तो जो भी इंटरव्यू लेते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, वो बहुत सारे इंटरव्यू लेते रहते हैं, ठीक है। तो आपको शॉर्ट्स में कैसे आंसर देना है वो। तो और भी इंटरव्यू के क्वेश्चन हो तो आप इसको प्रिपरेशन और भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन इतने आप कर लोगे तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता चला हो। अगर कोई एक्सप्लेनेशन में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कमेंट्स में मुझे बता देना, ठीक है, तो मैं वहाँ पे आंसर दे दूँगा, ठीक है। तो अगर ये सीरीज़ यहाँ पे हम HTML की सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म करते हैं कि HTML के अंदर हमने सारे ट्यूटोरियल देखे और लास्ट में हमने इंटरव्यू के प्रिपरेशन क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो अब हम इस HTML को करते हैं एंड अब अगला होगा हमारा टॉपिक CSS, ठीक है, CSS। क्योंकि अभी तक तो हमने स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन अब हम उसको अंदर स्टाइलिंग देने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारा वीडियोस और भी आएंगे। तो अगला टॉपिक का अगला जो हमारी लैंग्वेज होगी वो होगी CSS, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहे। पैसे तो मैं ले नहीं रहा हूँ, तो लाइक ही दे दो यार, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।